Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस पढ़ रहे हैं। ये हमारी 6th क्लास है और उसे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कठोरता व मृदुता के थ्योरेटिकल सिद्धांत। इसमें हम 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पाइबंद सिद्धांत और पिट्जेट थ्योरी। शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर कठोर अंतःक्रिया में आयनिक बंध बनता है और मृदु मृदु अंतःक्रिया में सहसंयोजक बंध बनता है। सबसे पहले हम आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि इस सिद्धांत के अनुसार कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया को मुख्य रूप से स्थिर वैद्युत अथवा आयनिक पारस्परिक क्रिया से समझा जाता है। अधिकांश विशेष कठोर अम्ल एवं क्षार वे हैं जो आयनिक बंध बना सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप दे रखा है इसमें एग्जाम्पल, एक मिनट लेजर पॉइंट से। लिथियम, सोडियम प्लस, पोटेशियम क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। चूंकि विद्युत आकर्षण ऊर्जा आयनों के मध्य की दूरी के प्रतिलोमानुपाती होती है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। चूंकि हार्ड एसिड और हार्ड बेस कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन डोज मिनिमम होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उनकी हाइयर होगी। इस वजह से वो मोर स्टेबल होगा। जैसे लिथियम या और फ्लोराइड आयन, इनसे जो कंपाउंड बनता है LiF, ये आयनिक बंध होगा, पूर्णतः आयनिक बंध होगा, और इनकी दोनों की साइज कम होने की वजह से इनके नाभिक के मध्य की दूरी कम होगी और ये मोर स्टेबल होगा। इसी तरह सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों स्मॉलर साइज और मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। ये हार्ड एसिड और ये हार्ड बेस, दोनों में ये हार्ड एसिड या हार्ड बेस। चूंकि विद्युत आकर्षण ऊर्जा आयनों के मध्य की दूरी के प्रतिलोमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितने छोटे आयन होंगे उनके अम्ल व क्षारों के बीच उतना ही अधिक आकर्षण बल होगा। कठोर अम्लों में रिक्त डी कक्षक होते हैं। वे कठोर क्षारों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कठोर अम्ल तथा क्षार के मध्य बंधन मुख्य रूप से आयनिक होता है। परंतु मृदु अम्ल तथा मृदु क्षार बड़े आकार के होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य पारस्परिक क्रिया मुख्य रूप से सहसंयोजित होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट पे देखें तो मृदु अम्ल और मृदु क्षार क्योंकि साइज में ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, बिगर होंगे, तो इनमें जो स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए अंतःक्रिया सहसंयोजन बंध की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। लगभग सभी मृदु अम्ल वे संक्रमण धातु हैं जिनमें 6 या अधिक डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, Ag+, Cu+, Ag2+, क्योंकि इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त मृदु लिगेंड बड़े आकार के होते हैं, जिनसे इनकी ध्रुवणता काफी अधिक होती है।
पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी मैंने सेकंड वीडियो में डिटेल में समझाया था। जितना एटम या जितना स्पीसीज छोटा होगा वो उतना ही कम पोलराइज होगा, लेकिन उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। वो अपने संलग्न एटम के को जो कि साइज में बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, छोटा एटम का नाभिक, इसलिए वो उसको ज्यादा डिस्टोर्ट कर देगा। मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट at nearby atom, electron cloud of nearby atom is called polarizability या polarization power of that atom। तो जितना धनायन छोटा होगा या जितना मेटल आयन छोटा होगा वो उतने संलग्न लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज्यादा इंटरेक्शन के द्वारा खींचेगा या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देगा। मतलब वो मोर पोलराइज होगा, पोलराइजिंग पावर होगी उसकी। और जो ऋणायन है या लिगेंड है या जैसे आयोडाइड आयन की बात की जाए तो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसका नाभिक उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी और वो नियर बाई जो धनायन है उसकी नाभिक से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो वो मोर पोलराइजेबल है। छोटे आकार व उच्च धनावेश वाले आयनों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे वर्ग ए के कठोर क्षारकों के साथ आयनिक बंध को प्रायिकता देंगे। यदि कठोर और मृदु अंतःक्रिया होती है तो बने हुए उत्पाद अस्थायी होंगे। अब इसके आगे इस थ्योरी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिसानो, और उसके साथियों ने 1967 में कठोरता व मृदुता के मध्य संबंध को समझाने वाले की एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, अब आप इसमें ज्यादा डिटेल में न जाएं, अंदर न जाएं, सिर्फ ये समीकरण ध्यान रखें जिसमें पी के इक्वल टू माइनस लॉग के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां के धातु लिगेंड संकुल के वियोजन के साम्य स्थिरांक है, एक्स तथा वाई धातु के लिए पैरामीटर है और ए तथा बी लिगेंडों के लिए पैरामीटर है और सी एक लिगेंड स्थिरांक है। यहाँ हमारे काम का है बी लिगेंडों के लिए जो पैरामीटर है, इसकी वैल्यू अगर पता होगी तो उससे हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। यह लिगेंड के साथ प्रयुक्त किया जाता है, सी की बात हो रही है, जिससे समस्त मान एक समान पैमाने पर व्यवस्थित हो जाते हैं। कठोर अम्लों के लिए y के मान 2.8 से कम होते हैं और मृदु अम्लों के लिए y का मान 3.2 से उच्च होते हैं। आप ध्यान रखें तो बॉर्डर लाइन क्या हो गए आपके 2.8 से 3.2 के मध्य आपके बॉर्डर लाइन हो गए अम्ल। एग्जाम्पल लीजिए, कुछ धातु आयनों के लिए y का मान निम्न सारणी में दिए गए हैं। कठोर अम्लों के लिए y के मान 2.8 से उच्च होते हैं, मृदु अम्लों के लिए y के मान 3.2 से उच्च होते हैं। इसको चेंज कर लेना, यहाँ एक मिनट, एक गलत लिख दिया पेन। इसको कठोर अम्लों के लिए y के मान 2.8 से कम होते हैं, यहाँ कर देना कम, और मृदु अम्लों के लिए y के मान 3.2 से उच्च होते हैं। तो 2.8 से 3.2 के मध्य बॉर्डर लाइन हो गए, 2.8 से नीचे हार्ड या कठोर अम्ल हो गए और 3.2 से ज्यादा आपके मृदु अम्ल हो गए। तो आप देखो लिथियम प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस Mg2 प्लस Na2 प्लस K प्लस Ca2 प्लस तक आपके ये सब क्या है, कठोर अम्ल है, जिनकी वैल्यू आपने y की वैल्यू जिनके लिए y की वैल्यू दी गई है, ये आपके 1.62 तक है। अब 2.32 के बाद में ये 3 से ऊपर Fe3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस सीजियम प्लस ऐसे कॉपर 2 प्लस तक आपके क्या हो गए 3.45 तक, ये आपके हो गए 3.2 तक। ये भी आपकी इसकी वैल्यू भी
कॉपर 2+ भी आपका बॉर्डर लाइन में आता है। ये सब आपके हो गए बॉर्डर लाइन एसिड। और नीचे Pb2+ और Tl+, Hg+, Au+, ये आपके दो अम्ल हो गए। इनके लिए Y की वैल्यू 3.2 से ज्यादा हुई। इसी प्रकार B के मान, ये थे आपके Y के मान। इधर B के मान के लिए लिगेंड पैरामीटर कठोरता से मृदुता की तरफ बढ़ने पर इनके मानों में वृद्धि होती है। और कुछ प्रमुख लिगेंडों के B पैरामीटर निम्न है। OH- NH3+, क्लोराइड, इनके सब ये 0.4 ये आपके कठोर क्षारक हो गया। बढ़ती हुई मृदुता यहाँ तक बढ़ती हुई है। अतः एक कठोरता का माप एक माप माना जा सकता है। इसके द्वारा निर्धारित क्रम विलियमसन संकुलों के स्थायित्व के अनुरूप है। नेक्स्ट थियरी है आपकी पाई बंध सिद्धांत, पाई बॉन्डिंग थियरी। चेट के एल बंध सिद्धांत को संकुलों के मध्य के बंधन की व्याख्या करने में लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्लों में ढीले बंधे हुए डी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उपयुक्त लिगेंडों के साथ पाई बंधन द्वारा संकुलन कर सकते हैं। इन लिगेंडों को मूल परमाणु पर रिक्त डी कक्षा उपलब्ध होते हैं। Basically, pi bonding occur most readily those metal ions which have low oxidation state and large number of d electron. ये इस सिद्धांत के अनुसार मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पारस्परिक क्रिया पाई बंधन का योगदान को समझा जा सकता है। पाई बंधन शीघ्रता से उन धातुओं में बनता है जिनमें निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। वर्ग बी धातुओं तथा मृदु अम्ल इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण पाई बंधित लिगेंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, पासजीन, फास्फाइड और भारी हैलोजन मृदु क्षार है। कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन एक्सेप्शन है इसके को छोड़कर लिगेंडों में डी कक्षकों की उपस्थिति पाई बंध को बढ़ा देती है। अतः द्वितीय आवर्त के तत्व NO और F, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात पाई बंध नहीं बनाते। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी पिट्जर थियरी। पिट्जर थियरी लेनन और वांडरवाल बलों का ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि अंतःक्रिया करने वाले मृदु मृदु समूह के बल मध्य के बल अंतःक्रिया करने वाले समूह की ध्रुवणता के गुणनफल पर निर्भर करता है। मृदु अम्लों तथा मृदु क्षारों दोनों की ध्रुवणताओं के मान उच्च होते हैं। अर्थात ये लंदन बंध तथा वांडर बालों के सिद्धांत मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया की व्याख्या करता है। इसके अनुसार मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया करने वाले समूह की ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है। यहाँ ये बात ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आकार और ध्रुवणशीलता बढ़ने से लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा लंदन डिस्पर्शन एनर्जी बढ़ती है। इसके कारण बड़े आकारों के ध्रुवणशील मृदु लिगेंडों के बीच बने बंध स्थायित्व को बढ़ाते हैं या स्थायित्व उनका बढ़ जाता है। धन्यवाद। इसके आगे हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे।